मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम फिर से अपनी क्लास यानी कि सीटेट की नेक्स्ट क्लास देखेंगे और सीटेट में हम पढ़ रहे हैं सीडीपी। तो सीडीपी सेक्शन हमारी क्लास नंबर 11 है। इससे पहले आपको 10 क्लास मिल चुकी है यानी कि 10 तक हमने पूरा कर चुके हैं। तो सीटेट का आपको पता ही है कल लास्ट डेट है, यानी कि कल आपको लास्ट डेट है। आपको अगर फॉर्म भरना है तो फॉर्म भर दीजिए। तो चलिए आज का जो सेशन है यानी कि आज की जो क्लासेस हैं उसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण करने। जब आपसे एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ रुक के, अर्थ निर्माण करने की बात आए और रचना करने की बात आए तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, रचना और अर्थ निर्माण करने की बात आती है तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक तरह से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट अभी मैं समझा दूँगा आपको क्यों इम्पोर्टेंट है। करने की क्षमता, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, मतलब आपको क्या करना है, अर्थ निर्माण करने की बात है तो वो है तो शिक्षक की होता है। शिक्षक एक सुगमकर्ता होता है यानी कि एक टीचर होता है सुगमकर्ता। जब बच्चे की रचना करने की यानी कि एक तरह से बच्चे के ज्ञान की रचना हो गई या उसका अर्थ का निर्माण करना, यानी कि आपको एक तरह से जैसे ज्ञान हो गया कुछ भी चीज़, मतलब आप उसे हिंदी में कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हैं या ईवीएस में कुछ भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो उसके जो ज्ञान का निर्माण है वो पूरी तरह से बेहतर तरीके से किसी भी तरह से आपको पूरा, चाहे वो क्या नाम टीचिंग एड की तरफ पढ़ाना हो चाहे किसी भी तरह से उसे कंप्लीट कराना हो, एक आपको एज ए टीचर उसका ध्यान रखना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, नहीं पर अंडरलाइन करेंगे और नहीं है फिर क्या कह रहा है वो, निम्न औसतियों मानसिक क्रिया यानी कि निम्न औसत मानसिक क्रिया वाली बात करिए तो निम्न वाली यानी कह रहा है किसका, प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली उच्च आत्मविश्वास होगा यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अपने आप से कॉन्फिडेंस रहेगा। उच्च श्रेणी के मानसिक श्रेणी होंगे, आत्म दृष्टिपूर्ण समस्या को समाधान करने वाला होगा यानी कि निम्न जहाँ आ गया उच्च उच्च सारों में है और निम्न जहाँ लग गया और प्रतिभाशाली बच्चा है तो वो हो जाएगा इसका आंसर गलत। यानी कि नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉजिटिव क्वेश्चन है नेगेटिव क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कोहलर वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति ने उनमें से किस तरह का परिवर्तन होगा, यानी कि उसमें किस तरह के परिवर्तन होगा। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो अंतर्निहित संविदित यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। दंड की बात कर रहा है यानी कि अंतर्निहित की बात कर रहा है तो इस तरह के, जब भाई आपको पहली बात तो क्या है नैतिक निर्माण की बात कर रहा है और फिर पूर्व परंपरागत यानी कोहलर वर्ग के पूर्व परंपरागत सिद्धांत में नैतिक कोई भी नैतिक निर्माण की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। भाई आपको मैंने व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर कई बार पढ़ा चुका है कि व्यक्तिगत भिन्नता सब में होती है तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, विभिन्न प्रकार के अधिगम को परिस्थिति उपलब्ध कराना। भाई विभिन्नता सब में होती है और विभिन्नता को हम ये नहीं कि उसको बाधा माने या कुछ भी माने, वो एक तरह से हमारे लिए संसाधन के रूप काम करती है। भाई आप मान लो एक क्लासरूम में विभिन्न तरह के बच्चे हैं और विभिन्न तरह के बच्चों को आपको पढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के टीचिंग मटेरियल विभिन्न तरह की चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए खुद से, एज ए टीचर खुद से प्रोवाइड करनी चाहिए। चाहे आप ये सोच रहे हैं, आप बहुत से टीचर ये सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मुझे जब प्रोवाइड नहीं हो रहा तो मैं आगे चीज़ों को प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, ये चीज़ ये कॉन्सेप्ट गलत है आपका, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से कौन सी बालक यानी कि बाल विकास की एक सिद्धांत है, नहीं है इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले बात ये कि कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है तो ये है, आपको पता होना चाहिए। जब बाल विकास की बात आती है तो वो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति में आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं सभी एक समान में गति में आगे नहीं बढ़ते, तो सभी की गति अलग होती है। यानी कि गति की बात कर रहा है तो गति का जो सिद्धांत है, जब
अधिगम एक समान गति होगी तो वो अलग अलग होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 6। निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयोगी तरीका है? भाई जब इस तरह की बात आती है, पहली बात क्या है, सर्वाधिक उपयोगी तरीका। इस तरह के जो वर्ड आते हैं वो सीटेट में आपको मिलेंगे। और बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन टफ है या फिर इस तरह का भारी भरकम क्वेश्चन पूछिए। भाई क्या पूछा है? आकलन का उपयुक्त तरीका पूछा है। सीधी सीधी सर्वाधिक भी छोड़ दो आप, यानी कि ये भी छोड़ दो, उपयुक्त तरीका पढ़ो तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा आकलन शिक्षण अधिगम की अंतर्निहित प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता से संबंधित है? यानी कि सृजनात्मकता से संबंधित तो अपसारी चिंतन, यानी कि अपसारी चिंतन आपको पता होना चाहिए। देखिए, अभिसारी चिंतन, संवेग चिंतन, अहमवादी चिंतन, अपसारी। अपसारी और अभिसारी ये दोनों पूछे जाएंगे, यानी इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये भी पेपर 1 में ही पूछे जाते हैं। अपसारी और अभिसारी ये दोनों पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो यानी कि वाइगोत्स्की किस बात के लिए सहमत होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा आपका, बच्चे वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई सीधी सीधी बात है, टैग वर्ड हमें कहाँ से मिल रहा है? सीखते हैं, टैग वर्ड है, ठीक है। और सारी चीज़ें पुष्कर निर्भर रहते किया जाता है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव टैग वर्ड है। दंड देकर नियंत्रण करा जाए तो नियंत्रण नहीं करना है, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना। यानी कि आपके क्लासरूम में कोई भी बच्चा हो उसे स्वतंत्र छोड़िए और स्वतंत्र छोड़कर उस पर नज़र रखिए। एक तरह से नज़र इसलिए रखना एज ए आकलन करना, यानी कि आप उसके टीचर हैं इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। बच्चे क्या है, यानी क्वेश्चन है पूछा गया बच्चों के बारे में पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए बच्चे क्या हैं। बच्चे जिज्ञासु प्राणी हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए, यानी कि उनको तर्क करने की क्षमता करने वाली बात आती है। आपसे कल एक क्वेश्चन आया था हमारा लिटिल साइंटिस्ट वाला, जो मैं कई बार पूछ रहा था। लिटिल साइंटिस्ट वाला जो क्वेश्चन था वो कल आपको मिला था। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति क्योंकि होती है, क्यों इसलिए जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। आपने देखा होगा कि बच्चा खिलौने से खेलता है, खेलता है यानी कोई भी उसका लाइट वाला खिलौना दे दो, यानी कि लाइट भी जलती हो, चलता भी हो और रिमोट से भी चलता हो, तो आप देखेंगे कि वो पहले 2-3 दिन तो खेलेगा, फिर उसे तोड़ फोड़ के या फिर उसमें देखेगा किस तरह से लाइट जल रही है, किस तरह से चल रहा है, कैसे चल रहा है, बिना तार के चल रहा है, रिमोट से चल रहा है। तो ये उसकी जिज्ञासा प्राणी इसलिए कहा जाता है कि उसमें इतनी जिज्ञासा होती है। जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, यानी काजोल वाला एग्जाम्पल था, जो बॉलमीटे के ऐड का एग्जाम्पल था। तो उसमें बच्चा काजोल अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी मुझे ये बताइए कि फरवरी में 28 ही दिन के होते हैं, यानी कि फरवरी में 28 दिन के होते हैं। अब फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं ये बड़े बच्चे को पता है, यानी कि जो बड़ा बच्चा है, यानी कि हमारी एज में सबको पता है कि 28 दिन क्यों होते हैं। पर जो छोटा बच्चा है उसे नहीं पता कि फरवरी में 28 ही दिन क्यों होते हैं। यही कारण होता है जिज्ञासु प्रवृत्ति। और जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे में अगर इस एज में आप उसे शांत कर देंगे तो वो शांत ही हो जाएगा, आगे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए इस टाइम बच्चे को, यानी प्राइमरी एज में, प्राइमरी क्लास में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने के लिए कहना चाहिए और प्रोत्साहन करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है पहली बात तो, ये क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा, यानी कि सत्य है इसके बारे में बात कर रहा है। तो जब सत्य है तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों की त्रुटि उनको सीखने की प्रक्रिया के अंग है। आपको मैंने बताया था जो त्रुटि होती है, आज भी आप मान लीजिए 30 से 35 एज के हैं और आपकी एज के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी कार्य को करना चाहें, यानी कि आप सीटेट की भी तैयारी करना चाहें, तो सीटेट का जब पहली बार आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें गलती करेंगे, फिर उसके बाद फिर उसकी अच्छी तैयारी करें,
फिर उसके बाद कमियाँ कम होंगी यानी गलतियाँ कम होंगी। तो गलतियों से इंसान सीखता है, तो इसलिए त्रुटियों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का अंग माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी यानी सभी स्टूडेंट अपनी आप को स्वीकृति और सम्मिलित समझते हैं। इसके लिए शिक्षक को चाहिए, भाई शिक्षक एक तरह से शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षक को उनकी सभी की जो चीज़ें हैं यानी कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विभिन्न मतों के प्रोत्साहन करें। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन टैग वर्ड है कौन सा, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव टैग वर्ड की बात आई तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा आपका इस चीज़ को। सबसे पहले अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं खुद कहूँगा कि टैग वर्ड जरूर देख लें, और यहाँ पर ये देख लें नहीं वाला तो नहीं। अगर नहीं वाला है तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढें, और अगर सही वाला है तो सिर्फ पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है, जबकि मदन समूह के साथ पढ़ना चाहता है। तो ये जो आपको क्वेश्चन है मैंने पहले भी कराया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। भाई सुरेश जो है वो एक शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, और जो वो है क्या बोलते हैं मदन है जी यानी कि नेक्स्ट स्टूडेंट है, वो सबके साथ पढ़ना चाहता है। तो ये उसकी क्या है, भिन्न अधिगम शैली यानी कि अधिगम शैली की भिन्नता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, यानी कि भाषिक विभिन्नता आपको पता ही है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी 22 लैंग्वेज है, और वो कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया। आप भी सीटेट देते हैं तो सीटेट में आपने देखा होगा कि आप फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज चुनते हैं, तो यानी कि बहुत सारे बच्चे हिंदी इंग्लिश ले लेते हैं, बहुत सारे हिंदी और संस्कृत ले लेते हैं, फिर अलग अलग लैंग्वेज। तो इस तरह से हमारी भाषा विभिन्नता अलग अलग है, तो इसका जो रूल है वही यही बात कर रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके संदर्भ में विशेष कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर की बहुभाषी कक्षा को के बारे में क्या होना चाहिए, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए जब इस तरह की चीज़ आए तो कक्षा में सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने वाली बात, भाषा का सम्मान करना। अगर आपको पहली बात तो हिंदी में क्वेश्चन मिलेगा, यानी हिंदी में मिलेगा। अगर इस तरह का ऐसे सीडी में मिल जाता है तो ये ध्यान रखना, भाषा का सम्मान करना चाहिए। सभी भाषा अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, सभी भाषा को प्रोत्साहन करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या है, यानी कि एक तरह से 14 को 40 नंबर क्या कह रहा है, प्रकृति क्या है, तो वो पूछा है। एक तरह से आपको बताना है अभिप्रेरणा क्या है, यानी कि प्रकृति की अभिप्राय क्या है। तो अभिप्राय है तो अभिप्राय क्या है, प्रकृति का क्या अभिप्राय है, तो आपको पता होना चाहिए। जब प्रकृति की बात आती है तो प्रकृति हमारे लिए जैविक विशिष्टता अनुवांशिकता वाले, यानी कि अगर आपको मिल जाए अनुवांशिक और वातावरण मिल जाए तो वो भी इसका आंसर होगा। पर जैविक और विशिष्ट यानी वंशानुक्रम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो इसका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है, 15 क्या है, जनसंचार माध्यम सामाजिक ऋण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा। भाई आज के टाइम पे जनसंचार माध्यम हमारा सबसे उपयुक्त कारण बनता है। क्यों, जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ती जा रही है, जनसंचार माध्यम की अभिवृद्धि, मूल्यांकन और विश्वास सभी को प्रभावित करता है। भाई आज आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, पहले के ज़माने में क्लास पे जाके पढ़ते थे, या बहुत से बच्चे क्लास में जाके पढ़ते हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। कॉस्ट कम है, यानी कि नो कॉस्ट, मान लीजिए आपको नो फीस, ठीक है। आपको कहीं भी 24 घंटे में कभी पढ़ लो, 24/7 क्लासेस है, ठीक है। इस तरह से आपको, और विश्वसनीयता भी है। जनसंचार माध्यम का काम ही है, जनसंचार माध्यम में क्या कहता है, ये भी जनसंचार, यूट्यूब भी हमारा जनसंचार माध्यम में काम आता है, यानी कि यूट्यूब हो गया, दूरदर्शन हो गया, इस तरह जिस तरह सारी चीज़ें हैं वो जनसंचार माध्यम का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से इस प्रश्नों के विषय को सही नहीं है, यानी कि नहीं है पहला क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जब इस तरह की बात आती है तो आपको
केवल यानी कि नहीं है और केवल आपको दिख गया तो ये है नेगेटिव टैग वर्ड। यानी कि टैग वर्ड किस तरह का, नेगेटिव। और केवल की बात करें, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते, कक्षा के घर में भी सीखते हैं, यानी होम में भी सीखते हैं, अपने प्लेग्राउंड में भी सीखते हैं, गेम्स में भी सीखते हैं प्लेग्राउंड में। और कहाँ सीखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में मित्रों से भी सीखते हैं। और कहाँ सीखते हैं, आस पड़ोस से भी सीखते हैं, यानी पड़ोसी से सीखते हैं। तो सारी जगह से सीख के तभी बच्चा इस चीज़ में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल। जहाँ पर देखी जाए और केवल के साथ आपको नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको आंसर मिल गया इसका। अगर आप चीज़ों को टैग वर्ड से सॉल्व करेंगे, यानी टैग वर्ड से सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे आपके जो 30 क्वेश्चन 30 में से 25 एक्यूरेट बिल्कुल सही बैठेंगे। एक आधा क्वेश्चन आपको, मैं खुद भी कहता हूँ कि एक आधा क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थी को अभिप्रेरणा करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। भाई अपनाने वाली बात है, अपनाने वाली बात में हम पहले एक बार टैग वर्ड भी देख लें। सहायता करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए हमारे मिल रहा है। दूसरे उसमें तो कठिन मापदंड है, प्रोत्साहन करना चाहिए। देखिए प्रोत्साहन करना चाहिए, इसमें अगर प्रोत्साहन भी टैग वर्ड पॉजिटिव है, पर ये क्या कह रहे हैं, प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंक लाने के लिए प्रोत्साहन, अंक लाने के लिए प्रोत्साहन नहीं करना है, उसे ज्ञान के लिए प्रोत्साहन करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार उनके लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए सहायता करनी चाहिए। यानी कि सहायता एक तरह से मदद करनी चाहिए। टीचर किस लिए होता है, वो मदद करने के लिए। स्टूडेंट जब से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तब से टीचर किसके लिए है, मदद करने के लिए। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन से सामाजिकरण की एक प्रमुख कारक है। तो कब, जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मुख्य कारण आए परिवार या प्रमुख कारण आए तो परिवार होगा, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बच्चों के समूह कार्य देने और प्रभावी शिक्षण रणनीति क्या है। तो भाई समूह कार्य, जब इस तरह की बात आती है, समूह कार्य में सीखने की प्रक्रिया, बच्चों एक दूसरे के साथ सीखते हैं और परस्पर सहयोग की भावना होती है। इसका जो रोल होता है, यानी कि ग्रुप स्टडी का, यानी ग्रुप के साथ साथ एजुकेशन देने का काम आता है। मतलब 5 बच्चे 5 बच्चे 5 बच्चे 5 बच्चे, इस तरह से टीचर ने बांट दी। तो क्या होगा भाई, ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा और ये बच्चा, ये 5 एक दूसरे से बात करेंगे एक कार्य करने के लिए, यानी एक कार्य करने के लिए। और उनमें से चाहे वो एक दोस्त ना हो तो कोऑर्डिनेशन बनेगा, और कोऑर्डिनेशन बनेगा वो उनकी भाषा विकास होगा, बात होगा, संयोग की भावना आएगी, संयोग की भावना से वो एक दूसरे से सीखेंगे, परस्पर क्रिया करना सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें ये करेंगे। तो इसलिए ग्रुप में चीज़ें कराई जाती हैं, समूह कार्य कराया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शन करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा डैश लक्ष्य प्रदर्शित करता है। भाई जब आपको मैंने कई बार बता चुका, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया और क्या, डिस्प्रैक्सिया। तो इसका आंसर आपको सबको पता होगा, डिसलेक्सिया। यानी कि पढ़ने की बात आ रही है तो पढ़ने की क्या होगा, डिसलेक्सिया। और जब लिखने की बात है तो डिस्ग्राफिया। देखिए लिखते किससे हैं, हाथ से, और हाथ से क्या बनाते हैं, ग्राफ, तो क्या होगा, डिस्ग्राफिया। पढ़ते किससे हैं, मुंह से, और रिलैक्स किससे आता है, रिलैक्स जब करते हैं हम तो मुंह से ही बोलते हैं, तो रिलैक्स करने की वाली बात आ जाएगी। अब आती है गणित की बात, कैलकुलेशन। तो मैथ में क्या यूज़ होता है, कैलकुलेटर। तो यानी कैलकुलेटर यूज़ होता है तो होते हैं मैथ की बात। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, शैशवावस्था की अवधि है। भाई शैशवावस्था आपको जन्म से 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बच्चे, यानी कि बच्चे के विकास का
यानी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो वो आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि माँ के गर्भ से, यानी जब माँ के गर्भ में आ जाता है बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बच्चों के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चे के संज्ञानात्मक विकास डैश की अवस्था में होता है। भाई जब इस तरह की बात आए तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की बात होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो डैश की ओर बढ़ता है तो आपको होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। विकास का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट में ज़रूर मिलेगा खासकर, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट में ज़रूर मिलेगा। और ये क्वेश्चन चाहे 20 दिन आपका एग्ज़ाम चले, वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कोई से भी दिन मिले। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जब वयस्क सहयोग में समय योजन कर लेते हैं तो बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को भवित क्षमता के स्तर प्रदर्शन करने की तरफ क्रम और सुगम बनाते हैं। भाई जब ये इस तरह की इतनी लंबा क्वेश्चन, आपको सीटेट का रूल है कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना, यानी कि उसके जो आंसर मिलेंगे, यानी आंसर के ऑप्शन मिलेंगे वो भी इतने लंबे लंबे, और जो क्वेश्चन मिलेगा वो भी लंबे लंबे। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। तो कैसे पढ़ेंगे, जब बच्चे वयस्क समायोजन हो, फिर वर्तमान स्तर की बात कर रहा है, और ये कब आता है, ये प्रक्रिया तभी आप आएगी जब आप लगातार पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये किसकी बात कर रहा है, सहयोग देने की बात कर रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। भाई वर्तमान प्रक्रिया, यानी कि वर्तमान स्कीमा की बात करें तो वर्तमान स्कीमा समायोजन आ जाएगा। कहीं भी आपको इस तरह की मिल जाए वर्तमान स्कीमा और समायोजन, और पहली बात तो समायोजन मिले, समायोजन सीटेट का फेवरेट आंसर है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि समायोजन हो तो आंसर सबसे ज़्यादा वही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है, तो आपको पता होगा किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा किस तरह की होती है, उसकी भाषा होती है सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित। तो वो मैं करता रहता है, तो इसलिए अहम केंद्रित होती है, वो अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, यानी समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो अपने अकॉर्डिंग चलता है, अपने ही चीज़ों को, यानी अपने ही वातावरण में खोया रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, आपको पता होना चाहिए। जब बाल केंद्रित शिक्षा में, आपको कई बार बता चुका हूँ, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, यानी कि उसे एक तरह से इन्वॉल्व करना है और उसे गतिविधियों में इन्वॉल्व करना है, कि हैंडमेड चीज़ें बनवाने के लिए कहा है, प्रोजेक्ट बनवाने के लिए कहा है, इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व करें जिससे वो खुद से खुद चीज़ों को आ जाए। अब इसमें टैग पॉजिटिव टैग वर्ड है गतिविधि, ठीक है, गतिविधि पॉजिटिव टैग वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा, यानी खुद के द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक के विचार में राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तर है, तो वो है, आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा जब हम बात करें संगीत की। और संगीत किससे होता है इन्वॉल्व, किससे होता है, संगीत, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित और लड़कियां गणित, यानी लड़के गणित में और लड़की से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, आपको खुद बताना होगा। यानी आपको मैंने इतनी बार बता चुका है, जेंडर पक्षपात, यानी कि लिंग भेदभाव की बात कर रहा है। तो जेंडर पक्षपात की बात कर रहा है भाई, लड़के जो हैं वो गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं,
ठीक है, ये बात कहेंगे। अब यहाँ पे अच्छे नहीं हैं, अब बच्चे पढ़ेंगे अच्छे, लड़के अच्छे हैं। तो लड़के पहले ध्यान से पढ़िए, लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये बात कही गई है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़े से कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं जिससे बच्चे जो बिल्कुल प्योर चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ सीटेट के लिए अप्रोप्रिएट है वही स्टूडेंट इसको प्राप्त कर सके, इसलिए डाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेंडर पक्षपात, यानी कि लिंग भेदभाव की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हम डैश को डैश में बदल। भाई समावेशी शिक्षा की बात आए तो आपको ये पता होना चाहिए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था को बच्चे एक तरह से ऑप्शन हो जाएगा ये। तो जो समावेशी शिक्षा मानती है कि हम व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप, यानी कि बच्चों के अनुरूप, यहाँ पे अनुरूप आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। तो अनुरूप बदलना है, यानी कि अनुरूप उनके बदलना होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। जो समावेशी शिक्षा होती है आपको पता है मिक्स की बात होती है, व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप। कोई चाइल्ड डिसेबल है तो उसको भी हम सामान्य स्कूल में पढ़ाएंगे, तो ये बात होती है समावेशी शिक्षा, यानी समावेशी क्लासरूम या स्कूल की। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन थे आपके लिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन थे, तो प्रीवियस क्वेश्चन भी आप करते रहें जिससे आपको चीज़ों का पता चले। मैं इसलिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ या प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट भी हमारा तभी क्लियर होगा जब प्रीवियस क्वेश्चन हम करेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन करते करते हमारा सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। आज से आपको पता ही चल रहा है लास्ट डे है, यानी कि लास्ट डे किस चीज़ का, कल आपका लास्ट डे हो जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म बन गए। तो एग्ज़ाम फॉर्म आप भर लें, एग्ज़ाम फॉर्म भर लें और एग्ज़ाम फॉर्म भर के अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपके लिए जो गुड न्यूज़ है, यानी गुड न्यूज़ आपको एक आध दिन में मिल जाएगी, तो आपको उस गुड न्यूज़ का वेट करना है। तो वेट किस लिए करना है, क्योंकि जिससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर करके, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।